नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है गांधी के राजनीतिक विचार और गांधी की प्रासंगिकता, आज और कल। इसको हम दो भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने गांधी के चिंतन का सैद्धांतिक पक्ष देखा, जिसके केंद्र बिंदु में सर्वोदय था। इस सर्वोदय की प्राप्ति के लिए स्वराज्य, स्वदेशी, सत्याग्रह के विषय को समझा, जिसके केंद्र में मनुष्य और उसकी गरिमा थी। आज चर्चा के दूसरे भाग में गांधी के सत्याग्रह तकनीकी या साधन के विषय में बात करेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि उन्होंने कैसे अपने विचारों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उतारा। साथ ही गांधी के उन विचारों की आज क्या प्रासंगिकता है। गांधी का व्यक्तित्व व कृतित्व और कर्म इतना व्यापक और विशाल है कि उन्हें किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। साथ में वे भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी स्थिति अन्य विचारकों से भिन्न हो जाती है। हम गांधी के संपूर्ण चिंतन पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके प्रत्येक विचार आपस में इतने गुथे हुए हैं कि उनको खंडों में समझना कठिन है। गांधी अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें मानव जीवन के व्यक्ति, देश और समाज का पक्ष शामिल है। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवपूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में आर्यभट्ट महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं। और मैं हूं साक्षी मांडवाल। चर्चा के इस भाग में हम गांधी के जिन विचारों का व्यवहारिक पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, वह इस प्रकार है। सत्याग्रह के माध्यम से कैसे स्वराज प्राप्त किया, सत्याग्रह के किन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को परास्त किया, क्या कारण था कि गांधी एक जननायक बन गए और स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन गया। गांधी के दर्शन और चिंतन की प्रासंगिकता को जानना। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी की प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गांधी का समन्वय व लामबंद करने की रणनीति भी शामिल है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आधुनिक मानव समाज के सबसे बड़े आंदोलनों में से शामिल है। इस आंदोलन को समझने के लिए इसके देश, काल और संदर्भ को भी समझना आवश्यक है। समय और स्थान संपूर्ण होते हैं, इनकी अविरल धारा है। मनुष्य इसी धारा का हिस्सा है। प्रत्येक युग और समाज में मनुष्य अपने इतिहास का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन इसकी रचना किसी ऐतिहासिक शून्यता में नहीं होती है। उसके प्रयास कितने प्रवर्तक क्यों ना हो, वर्तमान में अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में और अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय वह अपने अपने इतिहास से उत्तराधिकार में प्राप्त आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक संरचनाओं से निर्देशित, नियंत्रित और अनुकूलित होते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसका अपवाद नहीं है। गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह पर आधारित 3 आंदोलन चलाए गए, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। इन आंदोलनों के उद्देश्य, रणनीति और प्रभाव के दृष्टिकोण से मूल्यांकन का प्रयास किया जाएगा। ये तीनों आंदोलन देशव्यापी थे, लेकिन पहले इसका स्थानीय स्तर पर चलाकर प्रयोग किया गया था। सबसे पहले गांधी ने 1915 से 1917 के बीच भारत का दौरा किया, स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और रोलेट सत्याग्रह 1919 शामिल है। गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के रणनीति को पहले स्थानीय स्तर पर प्रयोग करके परीक्षण कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह में, भूख हड़ताल को अहमदाबाद मिल हड़ताल में और रोलेट एक्ट आंदोलन में जन हड़ताल को प्रयोग किया था। इनकी सफलता के बाद ही इन आंदोलनों को भारतीय स्तर पर अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की असफलता जैसी घटनाओं ने भारत की जनता का ब्रिटिश सरकार में विश्वास को समाप्त कर दिया। गांधी के नेतृत्व में उस आक्रोश और संघर्ष को दिशा मिल गया। सितंबर
1920 में असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासमिति का अधिवेशन आयोजन किया गया। अधिवेशन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, अंग्रेज सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है। दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला परिवर्तन उद्देश्य को लेकर था। उसने अपने स्वराज्य का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के बाहर घोषित किया। अब उसे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन को अपने लक्ष्य से हटा दिया। दूसरा निर्णय स्वराज्य को प्राप्त करने के साधनों को लेकर हुआ। अब वह केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही नहीं करेगी, आवश्यकता पड़ने पर सीधी कार्यवाही भी की जाएगी। प्रस्ताव में एक पक्ष में विदेशी शिक्षा, वस्तु, संस्था और कपड़ों का बहिष्कार था और दूसरे पक्ष में स्वदेशी का प्रचार और रचनात्मक कार्य था। प्रभाव: बहिष्कार की रणनीति विशेषकर विदेशी वस्तुओं, न्यायालयों एवं विधानसभा के संदर्भ में सफलतापूर्वक प्रयोग रहा। प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़कर हमेशा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वदेशी की भावना का विस्तार हुआ, जिसका प्रभाव शिक्षा जगत में देखने को मिला। इसी समय जामिया मिलिया काशी विद्यापीठ व गुजरात विधिक का निर्माण हुआ। रचनात्मक कार्य जैसे छुआछूत का विरोध, पंचायतों का पुनर्गठन व चरखा के प्रयोग पूरे भारत में समान रूप से लोकप्रिय रहा। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य किया गया, जो पहले स्वशासन था। यहीं पर वैधानिक साधनों से एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय विरोध करने की बात की गई। साथ में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। यह भारत का पहला जन आंदोलन था जिसमें कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे का प्रयोग किया गया और शहरी आंदोलन को ग्रामीण आंदोलनों से जोड़ा गया। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित संघर्ष के नए उपकरणों से न केवल व्यापक रूप से जनता की भागीदारी बढ़ी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एक नैतिक संकट भी उत्पन्न हुआ कि वह इस संघर्षों से कैसे निपटे। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर में भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस थाने में आग लगा दी। भीड़ के हिंसात्मक रूप को देखते हुए गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी का मानना था कि जनता अभी अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रकार से यह सत्याग्रह का एक प्रयोग था। असहयोग आंदोलन पहला संपूर्ण भारत के स्तर पर चलाया जाने वाला आंदोलन था। स्वतंत्र होने की इच्छा बुद्धिजीवी एवं नेता से निकलकर जनमानस में आ गई, शहरों से निकलकर गांव तक पहुंच गई। वास्तव में पहला जन आंदोलन था जिसने यह तय कर दिया था कि भारत की जनता में स्वतंत्र होने की चेतना से परिपूर्ण हो रही है और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में तीव्रता आ गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे कुछ ठोस कारण बन रहे थे, जिनमें साइमन आयोग का आगमन, नेहरू समिति का प्रतिवेदन व गांधी के सूत्री मांग थी। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करेंगे। इसके लिए एक साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया, जो 1928 में भारत पहुंचा। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत में उत्तरदायी शासन किस मात्रा में लागू किया जाए और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच की जाए। साइमन आयोग का पूरे भारत में विरोध हुआ और यह पूरी तरह से असफल रहा। इसी बीच भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने समस्त भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय अपने स्वेच्छा से एक मत होकर कोई भी संविधान तैयार नहीं कर सकते जो भारत के सभी समूहों का मान्य हो। इस चुनौती के प्रतिवाद में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति 1928 का गठन किया गया, जिसे नेहरू समिति के नाम से जाना गया। वास्तव में यह भारतीयों द्वारा पहला निर्मित संविधान का प्रारूप था, जिसमें उत्तरदायी सरकार, मौलिक अधिकार, संघीय शासन, सार्वभौमिक
मताधिकार, राज्यों का पुनर्गठन का आधार व शासन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में एक प्रस्ताव पास कर सरकार से कहा था कि यदि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक वह नेहरू प्रतिवेदन को नहीं मानी तो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का संगठन किया जाएगा। सरकार ने इसके कोई सुझाव नहीं माने। इसके बाद गांधी ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड अर्विन से 11 सूत्री एक मांग प्रस्तुत की, जिसमें सेना का खर्च तथा सिविल सेवा के वेतन में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस, रुपए का विनिमय दर 1 सीलिंग 4 पेंस के बराबर करना, लगान में 50% की कटौती, नमक पर सरकारी इजाज़ेदारी तथा नमक कर को समाप्त किया जाए तथा नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए जैसे मांगे शामिल थी। साइमन आयोग की असफलता, नेहरू प्रतिवेदन का ना स्वीकार करना, गांधी के 11 सूत्री मांगों पर ब्रिटिश सरकार की हठवादी रवैया आदि ने मिलकर सरकार के प्रति असहयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी भारत का भ्रमण किया था। 1929 में गांधी ने कठियावाड़, मध्य भारत, बंगाल, मालाबार, ट्रावनकोर, बिहार, संयुक्त प्रांत, कच्छ, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा का दौरा कर चुके थे। आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर देते रहे थे, जैसे खादी, हिंदू मुस्लिम एकता तथा छुआछूत का उन्मूलन। अब बारी थी सीधी कार्यवाही की। इसलिए लाहौर 1929 के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भारतीयों का लक्ष्य अब पूर्ण स्वाधीनता है, न कि औपनिवेशिक स्थिति की प्राप्ति जो गत वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में निश्चित किया गया था। यहीं पर कांग्रेस ने स्वराज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मानने की घोषणा की गई। कार्यक्रम: नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, भू राजस्व, लगान व अन्य प्रकार के कर ना दिया जाए। प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय लिया गया। ये शर्त किसी दबाव में नहीं ली गई थी। आंदोलनकारी अपनी इच्छा अनुसार इन बातों को जानने के लिए स्वतंत्र थे। प्रभाव: आर्थिक प्रभाव में ब्रिटिश सरकार का वस्त्र आयात में हानि हुई, सरकार का शराब और आबकारी से प्राप्त राशि में कमी आई, भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, लोगों में सरकार के प्रति डर कम हुआ और उसकी अविजय छवि को धक्का लगा। महिलाओं के लिए यह आंदोलन अब तक सबसे बड़ा मुक्तकारी था। इस आंदोलन ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर काफी जगह दी। इस आंदोलन ने कांग्रेस और सरकार को बराबरी पर ला दिया। सरकार ने नमक बनाने का अधिकार स्वीकार कर लिया। सविनय अवज्ञा की रणनीति ने सरकार को शक्ति के प्रयोग के लिए असहाय कर दिया। आंदोलन कई रूप में था। नमक कानून तोड़ने से लेकर चौकीदारी कर, बनकर तक सरकारी प्रतीकों के प्रत्येक स्तर पर बहिष्कार किया गया। कर न अदा करना पहली बार आंदोलन का हिस्सा था। क्रिप्स मिशन वापस लौटने के उपरांत गांधी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा को अपनी बैठक में 4 जुलाई 1942 को अपनी स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव: ब्रिटिश शासन का तुरंत समाप्ति होना चाहिए। यह भारत तथा साथी देशों की सफलता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र भारत अपने को सभी विदेशी ताकतों से अक्षुण्ण रखेगा। अंग्रेजों के वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। गांधी को नेतृत्व का नेता घोषित किया गया। निर्देश: सरकारी सेवक त्याग पत्र ना दें,
पर कांग्रेस से अपनी राजभक्ति दिखाएं। सैनिक त्याग पत्र ना दें, किंतु अपने सहयोगियों तथा भारतीयों पर गोली ना चलाएं। कृषक जमींदार को लगान ना अदा करें यदि वह ब्रिटिश शासन का समर्थक हैं। राजा महाराजा अपने जनता का सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। करो या मरो का मंत्र दिया। इसने एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। आंदोलन की घोषणा होते ही ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त की रात्रि को ही गांधी समेत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बंबई में कैद कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। आंदोलन के प्रथम 4 दिनों में हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस तथा जलसे हुए, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन ने सरकारी भवनों, कार्यालयों व संपत्तियों पर आक्रमण करना शुरू किया। सरकारी दमन से बचने के लिए आंदोलनकारियों ने भूमिगत गतिविधियां चलाई गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। भागीदारी। इस आंदोलन का जनाधार व्यापक था। इस आंदोलन में युवक, किसान, मजदूर, पूंजीपति, महिलाएं व सरकारी अधिकारी सभी ने भाग लिया। महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी लोगों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। वामपंथी विचारधारा का प्रभाव 1920 के बाद बढ़ गई थी, जिससे मजदूरों के अंदर एक राजनीतिक चेतना थी। 1930 के दशक में किसान आंदोलन चरम अवस्था में था। किसानों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का काम कांग्रेस की ग्रामीण समितियों ने किया था। 1935 के अधिनियम के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सत्ता स्थापित कर ली थी, जिससे जनता में कांग्रेसी राज की स्थापना की चेतना जागृत हो गई थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास था। सरदार पटेल ने कहा कि लोगों के प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। गांधी के जन लामबंदी की सफलता का मूल्यांकन करना हो तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता। भारतीय समाज विरोधाभासों पर ही टिका रहा है। गांधी का नेतृत्व समन्वयवादी है। वे कई विरोधी धाराओं को साथ में लेकर चलने की क्षमता रखते थे। यही कारण है कि जन संगठन में सफल रहे। यह सत्य है कि नरम दल और गरम दल का समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो गया था, लेकिन इसके बाद के आंदोलनों में दोनों समूहों को साथ लेकर चलने का कार्य गांधी ने किया। जैसा कि हम जानते हैं, नरम पंथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आस्था प्रकट की थी, आर्थिक राष्ट्रवाद को मान्यता प्रदान किया, समाज सुधार को विशेष महत्व दिया, आंदोलन का अहिंसा को उपकरण बनाया। वहीं गरम पंथियों ने पाश्चात्यकरण का घोर विरोध व भारतीय संस्कृति पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। स्वदेशी व बहिष्कार जैसे उपकरण का प्रयोग आम जनता को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें तो एक विरोधाभासी समाज पर टिका हुआ था। वहां वर्गीय अंतविरोध व्याप्त था। जमींदार व किसान, पूंजीपति व मजदूर, उच्च वर्ग, सवर्ण और दलित में विभाजित था। साथ में वैचारिक आधार पर भी पहले नरम दल और गरम दल और बाद में क्रांतिकारी और सत्याग्रही के बीच भेद बना। इतने विरोधाभासों के बीच गांधी ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यह समन्वय का आधार न्यास सिद्धांत, सवर्ण जातियों के सहयोग व कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी समूह बनाकर स्थापित किया। इस समन्वय में उनकी संत की छवि, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग व धार्मिक और नैतिक मान्यताएं थीं। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आंतरिक अंतविरोधों पर ना करके सत्य एवं अहिंसा जैसे नैतिक आधार पर किया। यह आंदोलन को नैतिक संघर्ष का स्वरूप प्रदान किया। आम जनता गांधी से बड़े पैमाने पर जुड़ी।
सत्य और अहिंसा के माध्यम से गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक नैतिक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि अहिंसक आंदोलनकारियों से कैसे हिंसक साधन अपनाया जाए। समन्वय की क्षमता, उच्च कोटि की नैतिकता का पालन, अहिंसक साधन और रचनात्मक कार्यों का प्रयोग गांधी को एक जन संगठक के रूप में स्थापित कर दिया। किसी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसके चेतना का विकास होता है। एक बार जब चेतना का स्तर जन तक पहुंच जाता है तो फिर आंदोलन चलाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता शेष नहीं बचती है। इसका प्रमाण 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। गांधी ने चेतना का विकास केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में नकारात्मक ही नहीं शामिल किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने जनतांत्रिक विचारों और संस्थाओं को लोकप्रिय बनाया। गांधी रणनीति की मूल विशेषता थी कि कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करना और नागरिक के अधिकारों को बनाए रखना। इस आंदोलन में उपस्थित संवैधानिक अवसरों को उपयोग किए बिना चलाया गया। किसी भी विचार या विचारक की प्रासंगिकता लिखने का अर्थ है कि एक दृष्टि से उस पर संशय करना है। जब गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व हो तो विषय और कठिन हो जाता है, क्योंकि गांधी संपूर्ण मानवता के चिंतक हैं। ऐसे में मानव जीवन का कौन सा पक्ष छोड़ दिया जाए और किस पर अधिक बल दिया जाए, कहना मुश्किल होता है। लेकिन समाज उपयोगितावादी है। किसी विषय या विचार को मानने या अपनाने को तभी तैयार होता है जब उसे लगता है कि वह निजी जीवन में भी उपयोगी है। गांधी के विचारों की आलोचना भी हुई। वर्तमान समय में उनकी सत्य और अहिंसा का सत्याग्रही राजनीति में अक्षम है। उनका राज्य का दृष्टिकोण एकांगी है। राज्य शोषण का उपकरण नहीं होता। यदि मानव फरिश्ते होते तो किसी शासन की आवश्यकता नहीं होती है। अहिंसा का विचार इतना आध्यात्मिक है कि राजनीतिक क्षेत्र में यह अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। अनश्वरवादी को आकर्षित नहीं कर सकता। लोगों का मानना है कि इतना उच्च कोटि की सादगी, नैतिकता और आचरण की शुचिता वर्तमान राजनीतिक जीवन में संभव नहीं है। प्रासंगिकता तय करते समय वर्तमान समाज की कमजोरियों का भी रेखांकन करना आवश्यक है। वर्तमान समय की समस्याओं में व्यक्ति का नैतिक पतन, विकास से उत्पन्न पर्यावरण व विस्थापन, बेरोजगारी, राजनीतिक मूल्यों में बिखराव, साध्य की सर्वोच्चता, किसी भी साधन से जैसे विषय शामिल है। गांधी के चिंतन इन प्रत्येक समस्याओं का उत्तर है। समाज की समस्याओं का निदान गांधी के दर्शन में है। गांधी भारतीय मनीषा और संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनका चिंतन और आचरण भारतीय परंपराओं के मंथन से निकले ऐसे रत्न हैं जो भारतीय जीवन मूल्यों के थाती बन गए हैं। उनके विचार और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक तथा उपयोगी हैं जितने उनके अपने समय में थे। उनकी चिंतन पाश्चात्य परंपरा से भिन्न है। माल्थस, डार्विन और नीत्शे का मानना है कि बलशाली का दुर्बलों पर विजय आवश्यक और प्राकृतिक है। गांधी की परंपरा में विजय सत्य की होती है। सृजनात्मक, अहिंसक और आध्यात्मिक जीवन का साक्षात्कार करके संवेगों की एकता तथा व्यक्तित्व का अंतः सामंजस्य प्राप्त करना आवश्यक है। गांधी के विचार सार्वभौमिक, सर्वकालिक और वृहद रूप में हैं। प्रत्येक पक्ष पर विचार व्यक्त किया है, किंतु ये सिद्धांत, मत, नियम एवं आदेश का समूह नहीं है, अपितु एक जीवन शैली है। आचार्य कृपलानी का कहना है कि गांधी कोई तत्ववेत्ता नहीं थे, किसी प्रणाली को जन्म नहीं दिया। वे अग्रणी समाज सुधारक थे, कर्मयोगी पुरुष थे। उनकी प्रासंगिकता उनके विचारों में नहीं बल्कि उनके जीवन शैली में है। गांधी की सादगी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अहिंसा और सत्य का पालन से सभी गुण बहुत कम राजनेताओं में पाए गए। उनकी महानता एवं महात्मा होना उनकी सरलता और सादगी से जुड़ा था। गांधी एक संघर्षशील योद्धा, संत, कर्मयोगी और मानवता के संदेशवाहक थे। उनके राजनीतिक विचार उनकी नैतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे। उन्होंने राजनीति को ऊपर उठाकर निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के स्तर पर रखा था। गांधी का राजनीतिक चिंतन कर्म के दर्शन के माध्यम से उद्देश्यों और साधनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता है।
यही निस्वार्थ सामाजिक सेवा ही गांधी की प्रासंगिकता है, जो आज के राजनीति में लुप्त है। सेवा भाव से कार्य करने वाले कम जन नेता बचे हैं। विचारों का प्रभाव इतना व्यापक है कि उनके विचारों से प्रभावित होकर कार्य करने वाले 5 लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद यह विश्वास कर सकें कि ऐसा भी कोई पुरुष हार्ड मास में पृथ्वी पर था। माउंटबेटन ने कहा कि गांधी का नाम इतिहास में महात्मा बुद्ध तथा ईसा मसीह के साथ लिया जाएगा। गांधी के अहिंसा की अवधारणा की सार्थकता को विश्व समुदाय ने अपनाया है। गांधी का सत्य व अहिंसा का सिद्धांत एक अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। लुईस फिशर का मानना है कि मानव मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालने वाले में गांधी की तुलना में केवल मार्क्स से ही की जा सकती है। गार्जियन अखबार मृत्यु पर लिखता है कि यह अद्भुत विलक्षणता से भरा हुआ व्यक्ति था। यह राजनीतिज्ञों में संत था और संतों में राजनीतिज्ञ था। आज का युग आर्थिक गतिविधियों का युग है, इसलिए आर्थिक विषयों पर गांधी की सोच का आकलन करना और समृद्धि की दौड़ से उपजे अंधेरे में उससे कुछ रोशनी तलाशना आज की आवश्यकता है। विकास से उपजा पर्यावरण की समस्या का निदान गांधी के विचारों में है, जब वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति ने दे रखे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच को नहीं पूरा किया जा सकता है। अपरिग्रह का विचार यही संदेश देता है। गांधी के राजनीतिक विचार को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम भाग में गांधी के चिंतन के दार्शनिक आधार पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वोदय, सत्याग्रह, स्वराज व स्वदेशी के विषय का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग में हमने गांधी को एक रणनीतिक व समन्वय के रूप में जाना है। उनके द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलन उनके रणनीति का परिचायक हैं। उनके विचारों की प्रासंगिकता सार्वभौमिक व सर्वकालिक है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये भारतीय परंपरा उत्पन्न हुआ चिंतन है। सत्याग्रह आज भी स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने का मजबूत तरीका है, जिसका नवीनतम उदाहरण 2011 का अन्ना का आंदोलन है। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके